तो आज लेके आए हैं हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम। तो आइए चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसे। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए आपको जानना है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आपको ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए। और मैं ऑस्मोसिस को समझाने से पहले आपको डिफ्यूजन के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं डिफ्यूजन को पकड़ूंगा और डिफ्यूजन को समझा के मैं ऑस्मोसिस के बारे में जाऊंगा। ऑस्मोसिस के बाद मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है वो समझने की कोशिश करिए। उसके बाद हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे। देखिए, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन ये है कि एक मैं आपके सामने एक लेता हूं बीकर, ये ले रहा हूं मैं एक बहुत बड़ा टैंक ले रहा हूं। आप मानिए एक बीकर है बहुत बड़ा, और इस बीकर में मैं क्या करता हूं, पार्टीशन लगाता हूं। इस बीकर को मैं सेपरेट करता हूं बाय अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन लगाता हूं, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रहा हूं, और ये आपके सामने एक मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन को मैं इस बीकर इस बीकर के बीच डाला और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस बीकर को। चलिए, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये है हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। अब क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इस हिस्से में हमारी सोल्यूशन 1 है, उसे हम सोल्यूशन फर्स्ट का नाम देते हैं। और इस हिस्से में हमारी दूसरी सोल्यूशन है, उसमें हम सोल्यूशन 2 का नाम देते हैं। और ये हम कहते हैं कि जो हमारी सोल्यूशन फर्स्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सेकंड। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए भाई, अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसका मतलब इस वाली सॉल्यूशन में सल्यूट ज्यादा है। इस वाली सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है, इस वाली सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि जहां सल्यूट ज्यादा हो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा हो जाती है। और इस वाली में अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन कम है तो यहां किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां सल्यूट की कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा। देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या जिस सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जिस सॉल्यूशन में सल्यूट ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा हो, सल्यूट कम हो, उसे हम लेस कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब यहां पे हमने मेम्ब्रेन लगाई, और मेम्ब्रेन क्या करेगी, मेम्ब्रेन करेगी फ्लो। मेम्ब्रेन फ्लो करती है यहां से मेम्ब्रेन फ्लो करवाती है हमारे यहां से जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन सल्यूट के अब देखिए, सल्यूट के पार्टिकल यहां ज्यादा हैं, तो सल्यूट के पार्टिकल आराम से यहां फ्लो करेंगे। तो हम कहेंगे हमारे सल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 की तरफ जा रहे हैं। क्यों, इस मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन है, पास करा सकती है आराम से, ठीक है। अब यहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं या सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि आराम से हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो सोल्यूशन 2 से सोल्यूशन फर्स्ट की तरफ की। देखिए, अगर ये आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां गए और सिर्फ सल्यूट के मॉलिक्यूल यहां से यहां गए और कुछ नहीं गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। जाता सब कुछ ही है, सॉल्वेंट भी जा सकता है, सल्यूट भी जा सकता है, यहां पे सल्यूट भी यहां से यहां जा रहा है, सॉल्वेंट भी यहां से यहां जा रहा है। लेकिन नेट फ्लो देखें या नेट मूवमेंट देखें तो सॉल्वेंट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्यूट, क्योंकि यहां सॉल्वेंट ज्यादा है। और नेट मूवमेंट अगर देखें तो सल्यूट की ज्यादा होगी इस तरफ एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, बिकॉज यहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम ना आ जाए सोल्यूशन फर्स्ट और सोल्यूशन सेकंड में। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम आराम से कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट हमारी नेट मूवमेंट होगी किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ एनी सब्सटेंस, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ their higher concentration to their lower concentration। देखिए, नेट मूवमेंट हो, नेट क्यों लिखा कि ये नहीं कि सॉल्वेंट ही जाएगा, सल्यूट भी जाएगा यहां से, लेकिन ओवरऑल देखा नेट मूवमेंट सॉल्वेंट की हो रही है, नेट मूवमेंट इस तरफ सल्यूट की हो रही है। तो नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, आइदर इट मे बी सल्यूट और सॉल्वेंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, उसके हायर कंसंट्रेशन से,
इस तरफ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इसकी हाई कंसंट्रेशन ज्यादा थी सल्यूट की, तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन वाली तरफ गया। और सॉल्वेंट इस तरफ ज्यादा थे तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में गया और तब तक ये जाएगा जब तक क्या ना हो, जब तक हमारी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, until concentration is same on both side, तो ये हुई हमारी डेफिनेशन डिफ्यूजन की। तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आई होप ये डिफ्यूजन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है। नेट मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। चलिए अब जरा डिफ्यूजन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस को देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस, अब जरा ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए एक बार फिर से मुझे आपके सामने वही बड़ा बीकर बनाना है, और वही बीकर मैं आपके सामने बना रहा हूं। वही बड़ा बीकर है और उसी बीकर को मैं आपके सामने अभी फिर से बनाया। अब जरा यहां पे इस बीकर को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, लेकिन इस टाइम जो इस बीकर को डिवाइड करने के लिए मैंने मेम्ब्रेन लगाई, उस मेम्ब्रेन को सिंपल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। जैसे इससे पहले हमने सिंपल मेम्ब्रेन कह दिया उसे, यहां पे सिंपल मेम्ब्रेन नहीं लगाई है। इस मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नेम है और नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एनसीईआरटी इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लिखती है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा देखिए, हम कहते हैं कि ये हमारी सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये हमारी सॉल्यूशन सेकंड है, और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमारी सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। देखिए अब जरा यहां क्या हो रहा है। अब जो हमने ली मेम्ब्रेन उस पर फोकस करिए आप। हमने जो मेम्ब्रेन ली है उस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी है, सेमी मतलब कुछ चीजें वो पास करेगी। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सारी चीजें पास नहीं करेगी, कुछ चीजें पास करेगी। हमें पता है कि सॉल्यूट हमारे जो होते हैं उनका साइज ज्यादा होता है, लार्ज साइज होते हैं, और जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल साइज वाले जो भी कंपोनेंट होंगे या जो भी पार्टिकल होंगे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास करा सकती है, लेकिन लार्ज साइज वाले सॉल्यूट पार्टिकल को ये पास नहीं करवाएगी। लार्ज साइज वाले को नहीं पास करवाएगी, सिर्फ स्मॉल साइज वालों को पास करवाएगी। अब जरा देखिए, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज हम देखते हैं कि सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां सॉल्यूट ज्यादा। और सॉल्यूशन नंबर सेकंड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस तरफ से, इस हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से इस तरफ आ सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। उसका कारण ये कि हमारी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। वो क्या करेगी? सारे के सारे पार्टिकल्स को यहां से पास ऑन नहीं करवा सकती। क्लियर है? तो फिर यहां से हम क्या डेफिनेशन लगाएं? यहां से हम क्या डेफिनेशन लिखें? तो यहां से हम ये नहीं लिख सकते द मूवमेंट ऑफ, ठीक है सुनिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट खाली सॉल्वेंट बोला मैंने, सॉल्यूट नहीं बोला। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट यहां ज्यादा थे क्योंकि ये लेस कंसंट्रेटेड था, और सॉल्वेंट यहां कम है क्योंकि ये मोर कंसंट्रेटेड है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ आया आपको? हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। या इसे ऐसा भी आप बोल सकते हैं आराम से। एक और डेफिनेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, C2 जो थी लो कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन थी, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बस
ये सिंपल सा कंसेप्ट था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में नेट मूवमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सोल्यूट हो, क्योंकि कारण वो था वहां मेम्ब्रेन थी, वहां सिंपल मेम्ब्रेन थी, सबका फ्लो करवाती थी, ठीक है। और यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सबका फ्लो नहीं होता। कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल्स देखिए। और उसके बाद सेलोफीन होता है, सेलोफीन एग्जांपल है। उसके बाद कॉपर फेरोसाइनेट, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनेट, ये एग्जांपल हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ये कुछ एग्जांपल हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना यहां से टॉपिक कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को। आइए अब जरा आप जानते हैं कि जिसमें प्योर सॉल्वेंट है वहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है, और प्योर सॉल्वेंट है तो मतलब लेस कंसंट्रेशन है, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में डेफिनेटली सॉल्यूट होगा, मतलब यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां कंसंट्रेशन कम है। तो हम जानते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हमारा सॉल्वेंट फ्लो करता है बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने यहां पे एरो बनाया हुआ है, ये एरो ये मेंशन कर रहा है कि किसका फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। अब जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में है क्या, जरा समझिए। डेफिनेशन लिखी हुई है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर अवर सॉल्यूशन साइड। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है इस वाले रीजन से इस वाले रीजन में, ठीक है, ये स्टॉप हो सकती है। कैसे कि हम अगर इस वाली तरफ कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें, देखिए मैं यहां से ऐसा करता हूं और मैं ऐसा करके यहां एक बाहर से पिस्टन लगाता हूं, ठीक है, और आपको तो पता है कि पिस्टन का क्या रोल होता है, पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है। अब मैं यहां से अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो आपको ऐसा तो फील आ रहा होगा कि सर अगर यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मे बी हमारा सॉल्वेंट जो इधर से इधर आता है वो ना आए। बस इसी प्रेशर को एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, और यही जो प्रेशर अप्लाई किया विच स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रोक रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही वो प्रेशर जो कि हमारे सॉल्वेंट का मूवमेंट हमारे सॉल्यूशन में आने से रोकता है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अ सिंबल पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, पाई है। देखिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस टाइम तक कि ऐसा प्रेशर जो कि देखिए इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस तो बोलते हैं ना, कि इस प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस था। तो ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोके, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोके उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। चलिए अब यहां तक तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ खत्म, तो आइए डिराइव करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो डेरिवेशन देखते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और बड़े एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हम पाई बोलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, मोलैरिटी एम, मोलैरिटी की कैपिटल एम मोलैरिटी के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, बड़ी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है जो हमारा पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी। तो देखिए सी कंसंट्रेशन है, एम बी मोलैरिटी है और मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन ही है, तो कहीं कहीं सी लिखा होगा कहीं कहीं एम लिखा होगा, एक ही बात है। और उसके बाद जो पाई है देखा गया वो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, ठीक है, टी टेम्परेचर की। अब इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन किया और जैसे इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया देखा गया आया पाई इज इक्वल टू एम आर टी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये आर क्या है, आर यहां पे एक कांस्टेंट है,
आर एक कांस्टेंट है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के आया, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है यहां पे, इस कांस्टेंट का नाम है सॉल्यूशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए आर, इससे पहले भी आपने कहीं पढ़ा है आर होता था हमारा गैस कांस्टेंट, और जिसे हम कहां पढ़ते थे, हमारे गैस लॉज में, स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट के अंडर हम पढ़ते थे। अब ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है इसकी भी सेम वैल्यू है जो हमारे गैस कांस्टेंट की होगी। सॉल्यूशन कांस्टेंट की भी सेम वैल्यू है जैसे हमारे गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती थी, और गैस कांस्टेंट जो आर था उसकी वैल्यू क्या है, अगर आपको याद है तो 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन, एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन, ये होती थी इसकी आर के यूनिट्स। तो अब यहां से हमने देखा पाई इज इक्वल टू एम आर टी आया, और आर हमारा क्या है, आर हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट है। अब जरा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से पता नहीं चल रहा, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, ये इक्वेशन एक्चुअल में वही इक्वेशन है जो हम गैस लॉज की इक्वेशन थी। ये गैस लॉ ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सेम गैस लॉ लिखा हुआ है। देखिए कैसे, देखिए एम क्या होता है, एम है मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं एन, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एन। ठीक है, लिख सकते हैं। तो हाँ, जहां एम है वहां हम पुट कर देते हैं एन डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, आगे है आर और उसके आगे है टी। देखिए पाई यहां पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो प्रेशर को पी भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए पीवी, पी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी हमारे गैस लॉ ही है, और नीचे देखिए ये हमने डिराइव करके निकाला कि ये गैस लॉ ही है, ये गैस लॉ इक्वेशन थी। अब इसी गैस लॉ की इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, लिक्विड के केस में हमने लगा दिया है। तो यहां से देखिए हमारा जो प्रेशर है, अब इस पी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई, हाँ ऐसे अभी जिस पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, और एन हमने क्या बोला, एन हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो यहां से हमें पता चला कि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, वो क्या होती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या निकला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकला। चलिए हम लास्ट फाइनली डिस्कस करते हैं हमारा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अभी भी हमने देखा पाई वी किसके बराबर है, एन आर टी की। पाई वी अगर एन आर टी के बराबर है, एन था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, वो होता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला तो आपको आता है, तो आप ये W2M2 की जगह ये भी लिख सकते हैं, W डिवाइडेड बाई एम, एक ही बात है। तो यहां जहां पे हमारा एन था वहां हम पुट करते हैं W डिवाइडेड बाई एम, और आगे है R और उसके आगे है T, और यहां पे हमारा क्या था, पाई V। अब M दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, इसको ले आइए यहां पे और इनको ले आइए यहां पे, तो मास ऑफ सॉल्यूट लेके पीछे और आगे लेके हम पाई V लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आगे लेंगे तो हमारी इक्वेशन बनी W R T और नीचे आया पाई V। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करते हैं। मोर ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो यहां पे हमारी जो चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर वो खत्म होती है। थैंक यू।